साथियों, यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से प्रस्तुत जो प्रैक्टिस सेट, उस प्रैक्टिस सेट में पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आशीष पांडे आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए उसमें से सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं कैसे होंगे सब। तो आपके पास पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर भाषा की मूल इकाई से संबंधित है। ठीक है, भाषा से जो प्रश्न है उसमें आपको मूल इकाई बताना है। मूल इकाई क्या होता है? भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसी को हम लोग कहते हैं मूल इकाई। ठीक है, तो वह होती है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि जो है भाषा की सबसे मूल इकाई है। मूल इकाई इस प्रकार से कि सबसे छोटी इकाई होने के कारण इसको मूल इकाई कहा जाता है। दूसरी चीज यह क्या है कि जो ध्वनि होती है वह मौखिक विषय है। ठीक है, ध्वनियों को जब हम लोग संकेत रूप में कहीं लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, और वर्णों के जो संगठित रूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। ठीक है, साथ ही वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप को वर्ण माला कहा जाता है। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है साथियों, तो भाषा की जो मूल इकाई है वह क्या है? ध्वनि है। और अक्षर क्या है? वर्णों के संगठित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जो ध्वनि है उनके संकेत को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे। पहले प्रश्न का आंसर आपका बी है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो विराम चिन्ह इसमें उपयुक्त रूप से लगा हो। ठीक है, तो आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। उन विकल्पों को आप शुद्ध रूप से पहले ध्यान से पढ़ लेंगे। सुख, दुख, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। दूसरा विकल्प, तो सभी विकल्पों में आप देख लेंगे कि चीज़ें वही लिखी हुई हैं, लेकिन किस विकल्प में उचित विराम चिन्ह लगे हुए हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग देखिए भाषा में इसलिए किया जाता है कि बात को हम लोग जिससे हम लोग कहने जा रहे हैं उसको हम लोग अच्छे ढंग से समझा सकें। तो जब हम लोग उचित विराम और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी बात दूसरा व्यक्ति जो होता है समझने वाला, वह स्पष्टतया समझ जाता है। तो देखिए यहाँ विकल्प जो डी है उसमें देखिए 3 चिन्ह प्रयुक्त किए गए हैं। ठीक है, एक तो ये है योजक चिन्ह, और एक है ये अल्प विराम, और एक चिन्ह यह है जिसे पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, आपके सामने 3 चिन्ह दिए हुए हैं जिनमें से कि एक है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का प्रयोग देखिए 2 जगह हुआ है। और दूसरा चिन्ह है कॉमा, जिसको हम लोग कहते हैं। कॉमा या अल्प विराम दुख और सुख के बीच में के बाद प्रयुक्त हुआ है। 2 शब्दांश हैं, इन 2 शब्दांशों को एक थोड़ी देर के रुकने के लिए हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। साथ ही वाक्य के अंत में क्या है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग साथियों बात खत्म होने पर किया जाता है। और साथ ही जो अल्प विराम है, कहीं पे रुकने के लिए, हल्का सा रुकने के लिए, थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए क्या करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और योजक चिन्ह को 2 समान शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए क्या करते हैं? योजक चिन्ह। योजक चूंकि नाम ही योजक है तो योजक का मतलब योग करने वाला चिन्ह, जोड़ने वाला चिन्ह। ठीक है, तो इन तीनों चिन्हों के प्रयोग के कारण यह जो विकल्प डी है आपका समुचित और उपयुक्त आंसर है। इसको इसलिए विकल्प डी का आंसर लगाएंगे। ठीक है, आगे है निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वाक्य दिया है,
उसमें संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, इसको देखेंगे। वह इनमें से एक को जानता है, वह इनमें से एक को जानता है। इस वाक्य में 4 जगह चीज़ों को आपको पहचानना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। अ विकल्प में है, और बी विकल्प में वह, सी विकल्प में इनमें, डी विकल्प में एक। तो देखिए आपको संज्ञा के रूप में जो प्रयुक्त किया गया जो शब्द है वह है एक। ठीक है, तो विकल्प डी आपका एक हो जाएगा। साथ ही विकल्प ए में है जो शब्द है वह सहायक क्रिया है। विकल्प बी जो है वह क्या है, सर्वनाम है। और विकल्प सी इनमें से। तो जो आपका शुद्ध विकल्प होगा, जो शुद्ध विकल्प, जो आपका आंसर है वह विकल्प डी है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, इसको बताना है। तो सर्वनाम के भेद न होने पर कौन सा प्रश्न का जवाब होगा, तो वो देख लेते हैं। आपके सामने 4 शब्द, 4 विकल्प दिए। पहला विकल्प है गुणवाचक, दूसरा विकल्प है प्रश्नवाचक, तीसरा विकल्प है संबंधवाचक, और अंतिम विकल्प डी विकल्प जो है वह है निजवाचक। देखिए साथियों, इसमें जो आंसर होगा वह होगा सबसे पहले ए। गुणवाचक जो विकल्प है वह गुणवाचक प्रश्न सर्वनाम का भेद नहीं है, बल्कि वह किसका भेद है, विशेषण का भेद है। ठीक है, तो विशेषण का भेद एक देख लेंगे हम लोग, कितने विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के भेद कितने हैं, 4 भेद है। पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण। तीसरा है सा- और एक है संख्यावाचक। ठीक है, तो आपके सामने विशेषण के 4 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। साथ ही साथियों आपको एक चीज और देख लेना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद, साथियों सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, जिनमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक, सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठा है संबंधवाचक। साथियों आपके सामने मैंने सर्वनाम के भी भेद बता दिए और विशेषण के भी भेद बता दिए। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से नोट भी कर लीजिएगा, याद भी रखिएगा। आगे के प्रश्न के लिए चलते हैं।
क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? ठीक है, एक चीज तो इसमें दिया है कि क्रिया का जो रूप होता है वो संज्ञा के रूप में संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होता है। साथ ही और भी क्या है जो कि कौन सा शब्द है जो कि परिवर्तित होता है लिंग, तो वह शब्द कौन सा है? विशेषण है। ठीक है, विशेषण का जो लिंग होगा वह संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेष क्या है? विशेषण के द्वारा जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हीं को हम लोग विशेष कहते हैं। जैसे कि संज्ञा सर्वनाम ही ले लीजिए, ठीक है, विशेष कहलाएंगे। कारक क्या है? कारक किसे कहते हैं? कारक वह शब्द होता है, वो शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम का या कर्ता का कह लीजिए, कर्ता का या संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से बताते हैं। ठीक है, तो ये विकृत अव्यय इसमें से ये विकल्प पे आपका इसमें दिया हुआ जो विकल्प है वह होगा ए विकल्प, विशेषण। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए वाक्य एक है, सोहन गांव का मकान देख रहा है। सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? इसमें क्रिया पहचाननी, कौन सा क्रिया शब्द है? देखिए वाक्य में कर्ता कौन है? सबसे पहले सोहन क्या है? कर्ता है। गांव का मकान क्या देख रहा है? मकान, तो क्या हुआ? कर्म हो जाएगा। देखना, देख रहा है, क्या है? क्रिया। ठीक है, तो आप जानते हैं एक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती हैं और इन्हीं से वाक्य बनता है। तो आप देखिए सोहन कर्ता हो गया और आपका मकान कर्म हो जाएगा, देखना क्या है? क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखना क्या है? क्रिया है। क्या देख रहा है? मकान तो कर्म हो जाएगा मकान, और देख रहा है क्रिया है, और यह क्रिया कौन सी है? अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। आगे चलेंगे। मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य दिया है मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजार या हजारों शब्द क्या है? दिए गए विकल्प क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है। तो इनमें से क्या है आपको लगाना है टिक। तो सभी विकल्पों पे हम लोग एक बार विचार कर लेते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा मूल रूप से शब्दों के नाम होते हैं, ठीक है, जिनको कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। मतलब एक तरह से नेमिंग वर्ड जो होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं, चीज़ों के नाम या व्यक्तियों के नाम। विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम के द्वारा जिन चीज़ों की संज्ञा सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा क्या है? वस्तुओं के, स्थान के, व्यक्ति के नाम संज्ञा है। विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्रिया विशेषण। एक विकल्प दिया है अव्यय। अव्यय क्या होता है? किसे कहते हैं अव्यय? तो अविकारी शब्दों को, जो अविकारी शब्द हैं, ठीक है, अव्यय अविकारी शब्द हैं। तो अब जो हजारों शब्द है वह है अव्यय। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी शब्द पुल्लिंग के? आपके सामने कुछ विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से सभी शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द होगा, उस विकल्प का चयन करना है। संचार, पालन, ग्रीवा। ग्रीवा गला को कहते हैं। पालन पोषण करना, पालन। संचार, संचार व्यवस्था हो गई। तो ये शब्द आपके सामने हैं। मनुष्यत्व, बनावट, रौनक। पतलून, झल्लाहट आ गई, अक्षुणता बनी रहे। ठीक है, ये सब क्या है शब्द? इसमें सभी शब्द पुल्लिंग के नहीं है, बल्कि जो विकल्प डी है उसमें आपका जो एक शब्द है, जो शब्द हैं प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, ये तीनों के तीनों शब्द किसके हैं?
पुल्लिंग के हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म पहुंच गया, प्राधिकरण कार्य कराता है और गिरोह सक्रिय है। ठीक है, तो तीनों ही विकल्प देखेंगे आप, क्या है, पुल्लिंग का है। शेष ऊपर वाले विकल्पों में क्या है, संचार, ये सब जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग के होंगे। मनुष्यत्व आ गई, बनावटी, बनावट हो रही है, बनावट कैसी है, ये सब शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। रौनक चली गई। ठीक है, तो लिंग से संबंधित क्या प्रश्न जब आप हल करते हैं तो लिंग से जो प्रश्न हो लिंग से संबंधित जो शब्द में, तो शब्दों का उचित प्रयोग करके जब आप करेंगे तब आपको लिंग निर्धारण करने में आसानी होगी और आपका शब्द भी सही हो पाएगा। ठीक है, तो विकल्प जो है आपका वो डी सही होगा। आगे चलेंगे। वचन के आधार पर असंगत शब्द का चयन करना है। वचन के आधार पर, तो आपके सामने देखिए एक विकल्प दिए हैं, बिल्ली, बिल्लियां होता है, और पेड़, पेड़ों होता है, खंभा, खंभे होता है, रस्सी, रस्सियां होता है। तो आप जानते हैं साथियों कि जब भी कभी हम लोग बहुवचन बनाना होता है तो बहुवचन शब्द बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में अ की मात्रा के साथ में या जोड़ देते हैं। ठीक है, अनुनासिक के साथ में। ठीक है, कभी-कभी क्या करते हैं, ए या इसकी जो मात्रा है ये लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा शब्द हमारा बहुवचन है और कौन सा एकवचन है। एकवचन शब्दों को बनाने के लिए हम या ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप देखिए बिल्लियां भी और रस्सियां भी बहुवचन के ही है। खंबा में एक ही मात्रा लगी है, खंबे भी बहुवचन का है। जो विकल्प बी है वह विकल्प पेड़ और पेड़ों है, जो कि असंगत है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आपका जो विकल्प बी है वह आपका उत्तर होगा और उसमें उचित पेड़ का जो बहुवचन होता है वह पेड़ ही होता है। ठीक है, पेड़ गिर गए, पेड़ गिरता है। ठीक है, तो आप वाक्य प्रयोग करके देख लेंगे। ठीक है, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? देखिए आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं। उन विकल्पों में से आपको उचित विकल्प का चयन करना है, जो विकल्प आपका भूतकाल के बारे में बता रहा हो कि ऊपर दिया गया जो वाक्य है वह किस काल में है। तो सबसे पहले हम लोग भूतकाल को जान लेते हैं। क्या होता है कि भूतकाल, जो क्रिया पूर्व में प्रारंभ की गई हो उसे क्या कहा जाता है? हम लोग कहते हैं भूतकाल में क्रिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भूतकाल क्रिया के 4 भेद दिए हैं और उनमें से आपको लगाना है। तो जो यह नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। यह जो विकल्प है इसमें विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, आप भूतकाल के जो अन्य रूप हैं उनमें देखिए हेतु हेतु मत क्या होता है, जैसे कि कार्य का होना पूर्व में ही पाया जाए, लेकिन उसका किसी परिणाम के ऊपर उस कार्य के रूप में कोई परिणाम निकल रहा हो। तो अगर नेहा पढ़ती तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, तो कार्य अगर उसने किया होता तो वह कार्य अंत रूप में परिणत हो जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर हेतु हेतुमद भूतकाल है। ठीक है, साथ में जो अन्य विकल्प हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, कोई भी क्रिया एकदम से अत्यंत समीप अवस्था में, आसन्न का मतलब अत्यंत समीप होता है, जो अत्यंत समीप का मतलब है अभी ही जो तुरंत खत्म हुई हो, जैसे मैं पढ़ चुका। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा लिया है। ठीक है, मैंने पढ़ा लिया है। तो यह जो, अब आपको लगेगा ये है तो है की वजह से आपको वर्तमान काल लगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, तो लिया है, लिया के साथ में अगर प्रयोग होगा तो वह आसन्न भूतकाल का होगा।
अपूर्ण भूतकाल का मतलब क्या होता है? ऐसा कार्य जो कि प्रारंभ तो भूतकाल में हो गया हो, लेकिन उसके पूर्ण होने का भी कोई अ, समय ज्ञात ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। जैसे बच्चा सो रहा था, तो वह काम सोने का अभी भी जारी है, इसलिए वह काम जारी होने के कारण यह अभी अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। ठीक है? संदिग्ध का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई संदेह बना रहे, ठीक है? वो स्पष्ट ना हो कि कार्य हुआ या नहीं, तो इसमें हो सकता है राम बाजार गया होगा। ठीक है? तो इसमें देखिए संदिग्धता है, संदेह है, इसमें संदिग्धता है, संदेह है, इस वजह से यह सेंटेंस आपका कार से होगा। ठीक है? आगे चलेंगे साथियों। अकर्मक, अकर्मक का मतलब होता है जिस क्रिया में कर्म ना हो, धातुओं से बनने वाला, अकर्मक क्रिया से बनने वाला, और सदैव एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो ऊपर कुछ विशेषताएं दी गई हैं। तो अकर्मक धातु हो, सबसे पहली चीज, सदैव एक वचन में पुल्लिंग में, और अन्य पुरुष की क्रिया वाला कौन सा वाच्य होगा? ठीक है? तो वह वाच्य आपका भाववाच्य होगा। ठीक है? उसमें क्या होता है? अकर्मक धातु से बना होता है वह पद, उसमें जो क्रिया होगी वह अकर्मक क्रिया होगी। और दूसरी चीज कि वह सदैव क्या होगा? एक वचन में होगा, पुल्लिंग में होगा, साथ ही साथ वह अन्य पुरुष में होगा। ठीक है? जो यह विकल्प होगा आपका, विकल्प ए सही होगा। कर्तृवाच्य में क्या होता है? क्रिया जो लगती है वह कर्ता के अनुसार लगती है, इसी वजह से उसको कर्तृवाच्य की क्रिया कहते हैं। ठीक है? साथ ही कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्म का होना आवश्यक है, और कर्म के अनुसार ही क्रिया लगती है। और भाववाच्य में ऊपर जो दिया गया है वो चीज होती है। ठीक है? तो आपका विकल्प जो होगा वह भाववाच्य होगा। ठीक, आगे चलेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से, दूसरे शब्द से तात्पर्य है क्रिया इत्यादि से, प्रकाशित हो, प्रकाशित हो मतलब जोड़ दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? ठीक है? तो संज्ञा या सर्वनाम का जब भी संबंध किसी अन्य या क्रिया पक्ष से जोड़ा जाता है, तो उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा ऊपर दी गई है। साथ ही क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यह एक प्रकार का अविकारी शब्द होता है, और या तो अ, अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है? और साथ ही संबंध सूचक क्या है? संबंध सूचक एक प्रकार से अव्यय होते हैं। और सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो आगे चलेंगे। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? ठीक है? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? तत्सम होना चाहिए, और फिर तद। देखिए, पुष्ट तत्सम शब्द है, कोढ़ क्या है? आपका तद्भव शब्द है। क्षण क्या है? क्षण आप जानते हैं, छ से छात्र ये क्षत्रिय का छ जो है, इसका प्रयोग आप लोग कहाँ पे करते हैं? तत्सम शब्दों में करते हैं। और इसका जो तद्भव रूप होगा वह क्षीण होगा। ठीक है? काष्ठ तद्भव में होता है। ठीक है? काष्ठ तद्भव में होता है, और जो काठ शब्द है वह क्या है? वह तद्भव शब्द है। ठीक है? साथ ही देखिए, तो जो अंगूठा शब्द है वह क्या है? आपका
तद्भव का शब्द है। और जो अंगुष्ठ है वह तत्सम शब्द। ठीक है साथियों, तो इस चीज को देखेंगे आप। अंगूठा क्या है, तत्सम की ओर लिखा गया है, इसलिए आपका विकल्प जो है असंगत ए होगा। इस प्रकार से इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को के बारे में आप लोग जानते हैं। जो संस्कृत के हूबहू शब्द होते हैं उनको हम लोग हिंदी में प्रचलित है उनको हम लोग तत्सम कहते हैं। जबकि विभिन्न कालों में बदलते हुए, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में से जो शब्द संस्कृत में तो हूबहू प्रचलित थे, लेकिन कालांतर में उनका रूप बदल गया और वर्तमान में अपने बदले हुए रूप, परिवर्तित रूप के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तद्भव रूप कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। ऐसे आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। नहीं है एक शब्द जो कि आपका निर उपसर्ग से नहीं बना है, उसको देख लेंगे कौन सा शब्द है। तो साथियों देखिए, निर्भय। ठीक है, निर्भय एक शब्द है। वाह एक शब्द है। तो निर्दोष। इनमें देखिए तीनों में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रयोग आप देख सकते हैं। ठीक है, निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जबकि जो निकृष्ट शब्द है इसमें क्या है, नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं। तो विकल्प जो होगा आपका ए विकल्प होगा। ठीक है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है उसको बताना है। मिलाप एक शब्द है और प्रत्यय बताना है आपको। तो प्रत्यय क्या किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? जो शब्द मूल शब्द के अंत में लगते हैं या पीछे लगते हैं और लग करके उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो शब्द मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रारंभ में लगने के बाद उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग को समझ लीजिए। यहाँ पे हमें प्रत्यय बताना है प्रयुक्त शब्द में। मिलना में जो मिल शब्द है ये मूल शब्द है और इसमें आप प्रत्यय मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिलाप बन जाएगा। ठीक है, तो विकल्प जो ए है वह विकल्प सही होगा। शेष जो दिए गए विकल्प असंगत है। ठीक है, अनु जो है वह अनु उपसर्ग है। ठीक है, और इससे बनने वाला शब्द है अनुराग। अगर बना दें तो क्या बन जाएगा, अनुराग। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को समझ लीजिएगा। आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। क्या दिया गया है, विलोम युग्म पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। तो हम लोग विचार करेंगे, देखेंगे एक बार। औचक का मतलब क्या होता है, अचानक। अक्सर का मतलब क्या होता है, प्रायः। ठीक है, दूसरा डावाडोल का मतलब क्या होता है, अस्थिर। ठीक है, अस्थिर का मतलब क्या होता है, तो डावाडोल का अर्थ ही दिया हुआ है, इसको आप टिक कर लेंगे। झिड़कना क्या होता है, डांट करके भगा देना। पुचकारना क्या होता है, प्रेम वात्सल्य युक्त। गाफिल और खबरदार। तो देखिए आप विकल्प जो बी दिया है, विकल्प बी में आपका डावाडोल और अस्थिर। ठीक है, तो जो डावाडोल है, डावाडोल का मतलब क्या होता है, अस्थिर होता है। तो इसका जो सही नहीं है वह विकल्प बी होगा। और यहाँ पर क्या होना चाहिए,
स्थिर होना चाहिए। ठीक है, तो यह विकल्प तब तर्क संगत होता, इसका विलोम जो होगा वो स्थिर होगा, स्थिर। ठीक है, तो इस तरह से आपका विकल्प बी सही है। आगे चलेंगे। अनिवार्य का विलोम शब्द पूछा है आपसे। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? अनिवार्य, जरूरी, वैकल्पिक, पसंद और गैर जरूरी। देखिए, विलोम पूछा है तो विलोम में वैकल्पिक होगा। ठीक है, इस जो दिए गए विकल्प हैं अन्य, वो असंगत है। जरूरी, अनिवार्य का जरूरी पर्यायवाची हो गया, हो जाएगा। गैर जरूरी इस अन्य विकल्प असंगत हैं, इस वजह से विकल्प बी ही आपका आंसर होगा। कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनुआ, तीन शब्द दिए हैं और यह निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है, यह आपको बताना है। तो देखिए, कामदेव, गौरीशुद्ध, वंशीधर, यक्षराज। यक्षराज को क्या कहा जाता है? कुबेर कहा जाता है। धनद भी कहते हैं। ठीक है, धनपति भी कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से अनेक पर्यायवाचियां बन जाएंगी। वंशीधर किसे कहते हैं? गोपाल को कहते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण को कहेंगे, कृष्ण को भी कह सकते हैं। ठीक, कन्हैया भी कह सकते हैं, गिरिधर भी कह सकते हैं, है ना। तो अनेक और भी नाम। गौरीशुद्ध किसे कहते हैं? गणेश जी को। आप सभी लोग जानते हैं गौरीशुद्ध किसे कहा जाता है, गणेश जी को कहते हैं। गजानन भी कह सकते हैं, लंबोदर भी कह सकते हैं, मूषक वाहन भी कह सकते हैं, है ना। तो ये है, कामदेव जो है उनको कंदर्प कहा जाता है, पंचसर कहा जाता है, पुष्पधनुआ कहा जाता है, रतिपति कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कामदेव की अन्य पर्यायवाचियां जो है निम्नवत है। ठीक है, आगे चलेंगे। आनंद एक शब्द है और उसका पर्यायवाची बताना है आप। ठीक है, आनंद एक शब्द है, उसका पर्यायवाची बताना है। तो अचल, अचल का पर्यायवाची पर्वत का अचल है। प्रमोद, अ, आनंद का हो सकता है। तनुज, तनुज। ठीक है, आमोद। ठीक, काल और उल्लास। ठीक है, ये सभी तो नहीं होंगे। मोद और हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, ये आमोद, ये सभी क्या है आप के आनंद की पर्यायवाचियां हैं। ठीक है, आनंद की पर्यायवाचियां कौन कौन सी हैं, तो देख लीजिए, आपको नोट कर लीजिए। मोद हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, उल्लास भी हो सकता है, साथ ही प्रमोद भी हो जाएगा, आमोद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपकी पर्यायवाचियां हो जाएंगी। जबकि और भी जो अन्य विकल्प हैं उनमें कुछ शब्द असंगत हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता, क्या नहीं होता? दूरी नहीं होता, आकाश नहीं होता, देश नहीं होता, हृदय नहीं होता।
तो अंतरात्मा आप लोग कहते हैं तो हृदय तो होता है, ठीक है। शेष मतलब कहीं पे कुछ चीज़ शेष है या अंतर है, कितना शेष है, कितना अंतर है, ये भी होता है। दूरी के लिए भी अंतर शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि आकाश जो शब्द है, इसके लिए हम लोग अंतर का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो आकाश आपका उचित विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? आपके सामने कुछ विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है जो कि आपका सही संज्ञा और विशेषण का नहीं है? तो ईश्वर क्या है? संज्ञा है। ईश्वरी क्या है? विशेषण है। झगड़ा, झगड़ालू, कुल संज्ञा है। कुलीन शब्द क्या होगा? आपका विशेषण है। किंतु जो डी ऑप्शन है अज्ञान, ठीक है, अज्ञानता आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। आगे चलेंगे। जो मुकदमा दायर करता है, वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द क्या है? ठीक है, मुकदमा दायर किया हो उसको क्या कहते हैं? मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? हम लोग मुकदमेबाज कहेंगे, गवाह कहेंगे, प्रतिवादी कहेंगे या वादी कहेंगे? तो साथियों, मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति के लिए वादी शब्द प्रचलित है, ठीक है। वादी शब्द इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होगा। जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए हम लोग वादी कहेंगे। प्रतिवादी क्या है? जो वादी है उसके प्रत्युत्तर में जो जिसके खिलाफ दायर करेगा उसे प्रतिवादी कहेंगे। इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति तथ्य के रूप में अपनी बात या कुछ कहना चाहे किसी पक्ष में, उसको क्या कहा जाएगा? गवाह कहेगा कहा जाएगा। और जो मुकदमा अ, करने वाला व्यक्ति, मतलब जो कई मुकदमे कर चुका हो, उसको मुकदमेबाज कहें, ठीक है। अक्सर मुकदमा करता हो उसे मुकदमाबाज कहें। किसी व्यक्ति का सिद्धांत, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, किसी को मानने वाला क्या कहलाता है? किसी को समर्थन देने वाला क्या कहलाता है? उसके बारे में। अनुदान का क्या मतलब होता है? कोई दान दक्षिणा देना अनुदान कहलाता है। किसी सरकारी या किसी बड़े ट्रस्ट को आप जब दान देते हैं तो वह अनुदान कहता है स्वेच्छा से। और अनुयायी, किसी व्यक्ति या पंथ को मानने वाला व्यक्ति जो होता है, सिद्धांत का समर्थन करने वाला, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनुयायी कहते हैं। यही जो आपका विकल्प है प्रश्न का सही होगा। अनुपथी, पथ का गमन करने वाला, पथ के पीछे करने वाला अनुपथी। और अनुभवी, जो जीवन में कठिन संघर्षों को झेलता हो उसको, जो जीवन के संघर्षों को झेलता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुभवी कहते हैं। अनुभव से बना हुआ शब्द है, जिसके पास अनुभव हो वो अनुभवी है, ठीक है। अनुभव प्राप्त अनुभवी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं? ठीक है, आपके सामने कुछ संधियां हैं, संधियों के नाम हैं, उनमें से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो विकल्प ए जो है वह स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि देखिए, संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद निम्नवत। ठीक, पहला क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा क्या है? यण संधि। गुण स्वर संधि।
क्या है? रिद्धि संधि। पांचवा क्या है? अयाधि। ठीक है। और संधि के 3 प्रमुख भेद होते हैं। संधि के 3 प्रमुख भेद होते हैं, आप लोग जानते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला होता है स्वर संधि। व्यंजन संधि। और एक होता है विसर्ग संधि। ठीक है। ये प्रमुख चीजें आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है कि भेदों से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं या स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 मुख्य भेद होते हैं। संधि क्या क्या है? संधि किसे कहते हैं? संधि के जो अगर परिभाषा देखी जाए तो आप लोग जानते हैं कि संधि जो है वर्णों का मेल होता है और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जबकि 2 पदों के या 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। उसमें सामासिक पद बनता है, यहाँ पर संधि शब्द बनेगा, मेल बनेगा वर्णों का। ठीक है। तो इस चीज को आप लोग देख लेंगे। आगे चलेंगे। यथाशक्ति में समास बताना है। एक समास यथाशक्ति दिया हुआ है, इसमें कौन सा समास है? तो देखिए, समास 2 पदों का योग होता है। ठीक है। जिसमें पहला पद होता है और उत्तर पद, जिसको कि पूर्व पद और उत्तर पद होता है। और उत्तर पद से युक्त क्या होता है? सामासिक पद। यह सामासिक पद होता है या समस्त पद? ठीक है। तो पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं? 2 पद होते हैं। जैसे इसमें देखिए, यथा और शक्ति, ये 2 पद है। तो इसमें पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है? ठीक है। और समस्त पद क्या है? यथा शक्ति। अब ये यथाशक्ति क्या है? समस्त पद है। साथियों, इसमें यथाशक्ति क्या है? समस्त पद है। तो हम लोगों को देखना है जो समास, जिस समास के पूर्व पद में कोई अव्यय आए। ठीक है। जिस समास के पूर्व पद में कोई अव्यय आए और वह समस्त पद पूरा का पूरा अव्यय हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। पूरा अव्यय हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास। ठीक है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, जो कि आपका विकल्प डी सही है। लेकिन साथियों, जो समास पूर्व पद प्रधान नहीं होता बल्कि उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास। उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान कौन सा होता है? तत्पुरुष होता है। ये अनेक भेद भी होते हैं, 6 भेद होते हैं। और जिसमें दोनों पद प्रधान हो या उसे क्या कहते हैं?
द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास कहेंगे जिसमें उत्तर पद पूर्व पद दोनों पद प्रधान न हो बल्कि किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता हो, वह कौन सा समास कहलाएगा? तो वह कहलाएगा बहुब्रीहि। और कर्मधारय समास क्या कहलाता है? कर्मधारय समास में उपमेय उपमान का संबंध होता है या विशेषण विशेष का संबंध होता है। तो जहाँ पर एक पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष हो वह क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है साथियों, एक समास और बचता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? उसका प्रारंभिक जो शब्द होता है पूर्व पद जो होता है वह संख्यावाची होता है और उसमें एक समाहार या समूह की भावना हो, समूह की भावना को व्यक्त करे तो वह क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, तो ये मूल रूप से समास के मुख्य 6 भेद हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, अव्यय समास और कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है, ये 6 भेद आपके प्रमुख रूप से समास के हैं। इन सब भेदों को आप लोग एक बार देख लेंगे निश्चित रूप से। ठीक, आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपके सामने 4 वाक्य दिए हैं, उनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है इसको आपको देखना है। देखिए, भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। ठीक है, तो देखिए भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। एक वाक्य है ये। दूसरा है रात उसका प्राणु पखेरु उड़ गया। ठीक है, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। ठीक है, एक वाक्य यह है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? और अंतिम वाक्य है। तो साथियों आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि विकल्प बी में उसका प्राण पखेरु उड़ गया। देखिए प्राण क्या होता है? बहुवचन का रूप होता है। प्राण, अश्रु और बाल इत्यादि जो शब्द हैं ये सब शब्द क्या है? बहुवचन के शब्द हैं। तो इस दृष्टि से जो रात प्राण बहुवचन का है तो उसके पूर्व जो सर्वनाम है वह भी बहुवचन का होना चाहिए था। ठीक है, उसके प्राण पखेरु हो गए। ठीक है, प्राण पखेरु हो गए मतलब पक्षी होकर के उड़ गए, ऐसा होना चाहिए था। यह शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो विकल्प आपका बी सही होगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो विकल्प आपका बी अशुद्ध है। ठीक है, आप इसको कर लेंगे। आगे चलेंगे। करुण रस, आपके समक्ष एक रस दिया हुआ है, रस का करुण रस, और इसका स्थाई पूछा गया है, स्थाई भाव। देखिए रस जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो रस के चैप्टर में आपको कई सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, स्थाई भाव, विभाव और अनुभाव, विस्म और संचारी भाव जितने भी हैं। तो इसमें से सबसे जरूरी चीज क्या है? आपको रस एक दिया है उसका बताना है, स्थाई भाव। ठीक है, स्थाई मतलब जो होता है मुख्य रूप से जो आपके हृदय में पड़े रहते हैं हमेशा, उसको हम लोग कहते हैं स्थाई भाव। और स्थाई भाव को जो जागृत करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके समक्ष कुछ भाव करुण रस का पूछा गया है। तो रस कौन सा है? करुण। करुण रस का स्थाई भाव क्या होगा? शोक होगा। ठीक है, लेकिन हमारे सामने कुछ और भी स्थाई भाव हैं, जैसे भय, विस्मय और जुगुप्सा। ठीक है, तो हम लोग इनको भी देख लेते हैं। देखिए करुण रस का स्थाई भाव शोक है। भय जो स्थाई भाव है इसका जो रस होगा वह भयानक होगा। ठीक है, भयानक रस। ठीक, उसके बाद जो विस्मय है, विस्मय स्थाई भाव है और इस विस्मय को हम लोग अद्भुत रस में देखते हैं। विस्मय, इसका एक और भी शब्द होता है विस्मय या आश्चर्य। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, विस्मय या आश्चर्य का। और जुगुप्सा,
या घृणा? घृणा स्थायी भाव किसका है? तो जुगुप्सा या घृणा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स एक रस होता है, विभत्स। ठीक है। श्रृंगार का क्या होता है स्थायी भाव? क्या होता है श्रृंगार का? रति। ठीक है। इसके अलावा एक होता है रस हास्य का स्थायी भाव क्या है? हास्य। ठीक। उसके अतिरिक्त आपको ढेर सारे 9 रस हैं, उनके ये चीजें आपको पुस्तक से देख करके या खुद भी प्रैक्टिस लगा रहे हैं, इसको आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। छंद की गणना किससे की जाती है? छंद की गणना किससे की जाती है? छंद, जो कविताएं आप लोग देखते हैं जो छंदों में बधी होती हैं, छंदबद्ध होती हैं, तो उनको उनकी मात्राओं को कैसे गिना जाता है? शब्दों के द्वारा गिना जाता है। शब्द से वर्ण से गिनते हैं, धातु से स्वर से गिनते हैं, वर्ण से मात्रा से गिनते हैं, या वर्ण से या पंक्ति से गिनते हैं। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि वर्णों और मात्राओं के योग से गिना जाता है। छंद किसे कहते हैं? वह रचना जो निश्चित एक वर्ण व्यवस्था में लिखी गई हो, निश्चित रूप से उसमें मात्राओं का प्रयोग किया गया हो, उसकी उस मात्रा में यति गति इत्यादि के नियम का पालन किया गया हो, साथ ही उसमें लयात्मकता हो, संगीतात्मकता हो, तो इन सब से जो आबद्ध रचना होगी उसी को हम लोग कहते हैं छंद। ठीक है। और छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। ठीक है। तो इसको इस चीज को आप लोग देख लेंगे। छंदों की जो गणना होती है वह मात्रा से और वर्ण से होती है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। देखिए आपके सामने एक पंक्ति लिखी है, इसमें आपको अलंकार बताना है। तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश चहु जाहि निरंतर गावें, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो कौन सा अलंकार होगा? अलंकार किसे कहते हैं? किसी काव्योक्ति में जो शब्द हैं जिससे कि उनमें चमत्कार उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो अलंकार हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए हैं, आपके सामने उदाहरण है। तो आप लोग जानते हैं जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है साथियों। और साथ ही आपके साथ आपके सामने विकल्प डी है, आपका सही होगा। उपमा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर उपमेय और उपमान को के बीच में तुलना की गई हो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर जिस भी कथन में सहायता हो, मतलब बढ़ा करके चीज़ों को दिखाया गया हो और उसके मतलब सांसारिक एक प्रकार से अलौकिक वर्णन किया गया हो, तो किसी भी उक्ति को बढ़ा-चढ़ा कर जब बताया गया हो तो उसको हम लोग कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। रूपक में कहीं जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच भेद रहित होने की बात हो, कोई उसमें अंतर ना हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है। तो उपमेय को ही उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इस तरह से इस सब अलंकारों पर आप एक बार से गौर करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको अलंकारों से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर भी आपका जो विकल्प है 29 का, वह डी विकल्प सही होगा। ठीक है। आगे चलेंगे। आपके सामने है देरिडा, एक दार्शनिक हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देरिडा का जन्म अल्जीरिया में हुआ था। अल्जीरिया फ्रांस का एक शहर है और फ्रांस के अल्जीरिया शहर में हुआ था। 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। ये एक दार्शनिक थे। क्या थे? ये एक
दार्श दार्शनिक थे, ठीक है। अल्जीरिया शहर में इनका जन्म हुआ था और ये एक दार्शनिक थे। तो देरिदा दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है, जिनका जन्म अल्जीरिया में हुआ था, जो कि फ्रांस का एक शहर है, 1930 में। देखिए एक आपके सामने एक लोकोक्ति है, ठीक है। कौन सी लोकोक्ति है? असरफियां लुटें और कोयले पर मोहर, ठीक है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, इसको आपको यहाँ पर देखना है। तो कुछ अर्थ जो विकल्प में दिए गए हैं, इन अर्थों को हम लोग पढ़ लेते हैं। बड़े-बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, ठीक है। एक विकल्प तो यह है। सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, ठीक है, एक है विकल्प। सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना। स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना। एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि से नष्ट हो जाना, ठीक है। तो साथियों आप लोग देख रहे हैं कि असरफियां लुटें और कोयले पर मोहर, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जो अर्थ होगा वह है बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, ठीक है। साथ ही छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, यह सबसे उपयुक्त विकल्प है, ठीक है। देखिए बहुत कंजूसी एक शब्द है, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति को आपको बताना है। कौन सी उपयुक्त लोकोक्ति है जो यह बताए कि बहुत कंजूसी। तो एक कुछ विकल्प हैं जिन पे हमको ध्यान देना है। घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात ऐसी चीज़ जिसकी कि घर में कीमत ना हो। तो जो तुच्छ वस्तु है, घर में जो चीज़ होती है, अपने आस-पास जो होती है, उसका हम लोग उसकी कीमत नहीं करते। चट बंगनी और पट ब्याह, ठीक है? मतलब अ, किसी भी कार्य को तुरंत ही कर डालना, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं, ठीक है? तो यह जो विकल्प है बहुत कंजूसी करना, यह आपके विकल्प सी से इसका अर्थ मैच करता है, तो यह विकल्प आपका सी आंसर हो जाएगा। आम के आम, गुठलियों के दाम। यह जो लोकोक्ति है, यह दोहरे लाभ के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है? दोहरा लाभ, ठीक? जिसको दोहरा लाभ हो, उसके लिए हम लोग कौन-सी अ, लोकोक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं? आम के आम, गुठलियों के दाम, ठीक है? साथ ही साथियों हम लोग बहुत कंजूसी के लिए चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए विकल्प का चयन करेंगे, ठीक है? आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? देखिए कुछ आपको काल विभाजन दिए गए हैं, कुछ काल विभाजन संबंधित विकल्प हैं, उनमें आप लोग विचार कर लें। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, तो हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 4 कालों में विभक्त किया गया है, ठीक है? कौन-कौन से? तो उसमें सबसे पहला काल क्या है? आदिकाल। दूसरा क्या है? भक्ति काल। तीसरा क्या है? रीति काल। और चौथा क्या है? आधुनिक काल, ठीक है? यह एक काल विभाजन संबंधित एक प्रश्न है। इसमें देख लीजिए आपको कौन-सा विकल्प नहीं मिल रहा है, तो वह विकल्प है आधुनिक काल भी है, भक्ति काल है, रीति काल है, संयुक्त काल नहीं है। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, संयुक्त काल, ठीक है? इसको फिर से हम लोग आगे चलेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? आपके समक्ष एक गद्यांश है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ करके इस पे हम लोग दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं। मेरे एक मित्र हैं
बड़े विद्वान, स्पष्टवादी, नीतिमान। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। यद्यपि वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं, तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूँ। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा। मन में पाप बोध का एहसास भी हुआ। सोचता रहा कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है। काफी देर तक मैं परेशान रहा। चुपचाप रहना ठीक नहीं। कमबख्त भविष्य कभी नहीं माफ करेगा। उसकी सीमा भी तो कोई नहीं है। 5000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारे भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट असहिष्णु है। काफी देर बाद भ्रम दूर हुआ। मैं भीष्म नहीं हूँ। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता तो भी मुझे कौन पूछता। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं। मुझसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे हैं। मुझे कोई डर नहीं। भविष्य नामक दुर्दांत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। डरना तो वे ही लोग डरें जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराते हो मनसाराम? तुम तो न 3 में न 13 में। बड़ी राहत मिली है इस यथार्थ बोध से। ठीक है, तो ये आपके सामने पैसेज था, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और दिए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है न 3 में न 13 में मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। मुहावरा क्या होता है? जो लोकोक्ति, ऐसी लोकोक्ति जो कि अलंकारिक और लक्ष्यार्थ से युक्त होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ठीक है, उसमें लक्ष्यार्थ होता है, लक्षणा के द्वारा वो अर्थ ग्रहण करती है, तो वह ऐसी युक्तियाँ मुहावरे कहलाती हैं। तो 3 में न 13 में, धोखे में रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण होना, धैर्यपूर्वक सोचना, किसी भी गिनती में ना आना। तो साथियों 3 और न 13 में न 3 में इस मुहावरे के लिए सब जो विकल्प होगा वह विकल्प आपका डी होगा। विकल्प डी आपका सही है। ठीक है, न 3 में न 13 में अर्थात किसी गिनती में ना आना। बतर्सना का क्या तात्पर्य होता है? एक शब्द दिया है बतर्सना और इसका क्या तात्पर्य होता है इसको आपको बताना है। निंदा अथवा तिरस्कार, निंदा और तिरस्कार, अपमान, चुगली, विरोध। साथियों आप जानते हैं निंदा और तिरस्कार करना क्या होता है, बतर्सना करना होता है, तो यह विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, साथ ही लेखक की परेशानी का क्या कारण था, क्यों लेखक परेशान है? आपने पैसेज पढ़ा और लेखक को परेशान होने का क्या कारण है, इसको आपको बताना है। तो लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। ठीक है, एक विकल्प ये है। लेखक के मित्र ने शिकायत की और उन्हें बताया कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी वह कुछ नहीं कह रहा। एक विकल्प ये है। लेखक ने सोचा कि उनसे अवस्था ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। ठीक है, भविष्य विकट असहिष्णु है और भविष्य की कोई सीमा नहीं है। तो इन सभी विकल्पों में लेखक की जो परेशानी का कारण था वह क्या था? ये था लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे। आगे चलेंगे। भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। कौरवों के सभा में भीष्म ने भयंकर अपमान देकर भी मौन धारण किया था, क्योंकि भीष्म ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष से युद्ध किया था। इसके मन में पापबोध का एहसास हुआ था। और डी है विकल्प, भीष्म बहुत बड़े ज्ञानी थे और पक्षपाती होने से उन्हें भविष्य ने क्षमा नहीं किया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? 37 का ए। ठीक है, 37 का जो ए है विकल्प आपका सही विकल्प है।
शेष विकल्प असंगत हैं। ठीक है, कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, यही सबसे बड़ा क्षमा करने का कारण न करने का कारण था। ठीक है, विकल्प सी, विकल्प ए होगा आपका सही। ठीक है, तो साथियों यह जो प्रैक्टिस सेट, पहला प्रैक्टिस सेट लेकर मैं प्रस्तुत हुआ था और आपने इस सभी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन किए और अब इस प्रैक्टिस सेट के साथ ही मैं आपको नमस्कार कहता हूँ। शेष आगे की क्लास में मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तो बातचीत होगी। धन्यवाद साथियों।